हेलो बच्चों, एक बार फिर से आ चुके हैं आपके सामने रे ऑप्टिक्स का तीसरा वीडियो लेकर। और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वीडियो से कुछ ज़रूर सीख रहे होंगे। तो आज फिर से हम आपको कुछ सिखाने आए हैं। रे ऑप्टिक्स तीसरा लेक्चर अब आपके सामने प्रस्तुत होगा। तो रे ऑप्टिक के तीसरे लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्लेन सरफेस का रिफ्लेक्शन। ठीक है, प्लेन सरफेस रिफ्लेक्शन, जिसमें हम बेसिकली प्लेन मिरर और प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है उसका क्या प्रॉपर्टी होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब कॉपी कलम निकाल लीजिए, मोबाइल को सामने रखिए और तैयार हो जाइए प्लेन सरफेस का रिफ्लेक्शन पढ़ने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले प्लेन सरफेस के रिफ्लेक्शन में हम लोग बात करेंगे प्लेन मिरर। प्लेन सरफेस के रिफ्लेक्शन में बस एक ही चीज़ पढ़ना है, प्लेन मिरर। उसी पे चर्चा हम लोग करेंगे। व्हाट इज प्लेन मिरर? सबसे पहला चीज आपको देखना है कि प्लेन मिरर क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, आप बचपन में भी पढ़े होंगे और 55 के हो गए तब भी पढ़ रहे हैं। क्या फर्क है बताइए? पहले भी प्लेन मिरर का डिफिनीशन पढ़े थे, आज भी पढ़ेंगे डिफिनीशन। हो सकता है कुछ अलग लगे, लेकिन प्लेन मिरर तो प्लेन मिरर है। डिफिनेशन बताने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली तो आप प्लेन मिरर देखे भी हैं अपने लाइफ में। तो क्या होता है प्लेन मिरर? तो सिंपल सा डिफिनीशन है कि एक थिन ग्लास प्लेट लेंगे और उसके एक साइड को पॉलिश कर देंगे तो वो प्लेन मिरर बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका? प्लेन मिरर। तो कहेगा क्या व्हाट इज प्लेन मिरर? तो कहेंगे इट इज बेसिकली, व्हाट इज प्लेन मिरर? तो कहेंगे इट इज बेसिकली अ थिन ग्लास प्लेट। इट इज बेसिकली अ थिन ग्लास प्लेट। ये बेसिकली क्या है आपका? ये थिन ग्लास प्लेट है। थिन ग्लास प्लेट पॉलिश्ड फ्रॉम वन साइड, पॉलिश्ड और सिल्वर्ड फ्रॉम वन साइड, और सिल्वर्ड फ्रॉम वन साइड, फ्रॉम वन साइड। एक साइड से उसको पॉलिश कर दे या फिर क्या कर दे, हम सिल्वर कर दे, तो क्या बन जाता है हमारा? प्लेन मिरर बन जाता है। जैसे देखिए, मान लीजिए कि ये आपके पास जो है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपका एक थिन ग्लास प्लेट है। इस तरीके से, इससे भी थिन बनाते हैं, इस तरीके से एक थिन ग्लास प्लेट है। और थिन ग्लास प्लेट के इसको पॉलिश कर दिए। इसको क्या कर दिए हम? पॉलिश या सिल्वर जो कह दीजिए, उसको पॉलिश कर दिया। तो पॉलिश कर दिए तो ये पॉलिश सरफेस हो गया और ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करेगा। तो ये बन गया मिरर। यही बन गया आपका क्या? ये थिन ग्लास प्लेट के एक सरफेस को सिल्वर कर दिए, पॉलिश कर दिए, तो बन गया मिरर। सिंबॉलिकली आपको मिरर बनाना होगा प्लेन मिरर, तो बार बार आप ऐसे नहीं लिखिएगा। सिंबॉलिकली जब आपको मिरर बनाना होगा प्लेन मिरर, तो क्या करेंगे आप? प्लेन मिरर बनाने के लिए उसका सिंबल है, कहीं भी अगर आपको प्लेन मिरर बनाना है तो इसी तरीके से लिखते हैं। इसमें क्या है? ये वाला जो साइड है ये सिल्वर्ड को बताता है और ये ऊपर वाला रिफ्लेक्टिंग है ना, ये क्या है आपका? रिफ्लेक्टिंग। तो आप जब भी मिरर देखते होंगे तो ये चीज तो आपको दिखाई देता ही होगा कि जब आप मिरर देखते हैं तो आप ये चीज जरूर देखते होंगे कि एक होता है जिसमें आप अपना शक्ल देखते हैं, पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग वाला हिस्सा, उसके एक पीछे जो सिल्वर वाला हिस्सा होता है। तो इसी तरीके से ये प्लेन मिरर का रिप्रेजेंटेशन, ये क्या है आपका? प्लेन मिरर का रिप्रेजेंटेशन। तो प्लेन मिरर का सिंपल सा डिफिनीशन यही है। और अब देखना है कि प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनाते हैं, प्लेन मिरर इमेज ड्रॉ कैसे करते हैं, यानी इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। कहीं भी सिंपल सा प्लेन मिरर बनाना होता है तो आप जानते हैं कि आप क्या करते हैं, इस तरीके से आप प्लेन मिरर लेते हैं। इस तरीके से जब आप प्लेन मिरर लेते हैं उसके बाद क्या करते हैं आप? यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, उसके बाद कहते हैं कि एक रे ऐसे गया और लौट के आ गया। ऐसा घटना क्यों घटता है जानते हैं ना? अगर नॉर्मली फॉल करेगा तो जिस रास्ते से गया है उसी रास्ते से लौट के आएगा, है ना। ये प्रॉपर्टी क्या है कि जिस रास्ते से गया है उसी रास्ते से वो लौट के आएगा। अब इसका इमेज बनाना होता है तो एक दो रे और लेते हैं। ऐसे गया, हमेशा I बराबर R का वो पालन करेगा और ये रिफ्लेक्ट हो गया। ऐसे गया और ऐसे क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हो गया। और इसको आप क्या करते हैं? पीछे मिलाते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाता है? इमेज। क्या बनता है? इमेज। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल पॉइंट ऑब्जेक्ट हो, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। इस मार्कर का भी हम इमेज बना सकते हैं। तो कैसे हम लोग रे के मदद से, बीम के मदद से इमेज फॉर्मेशन हम लोग प्लेन मिरर में करते हैं, ये हम लोग देखेंगे। तब तक ये छोटा सा बात है, आप तुरंत इसको नोट कर लीजिए।
तो देखिए अब क्या देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, अब हम लोगों को ये चीज देखना है। तो देखिए क्या देखेंगे हम लोग, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द प्लेन मिरर, बाय द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, प्लेन मिरर के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके लिए क्या रूल है जो आपको देखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये हमेशा आपको काम देगा। देखिए तो पहले हम एक इमेज बना के आपको दिखा देते हैं छोटा सा, अभी हम आपको एक डायग्राम बनाए भी थे, वही फिर से रीड्रॉ कर रहे हैं। ये आपका प्लेन मिरर है, ये क्या है आपका प्लेन मिरर। आप एक ऑब्जेक्ट लिए यहां से, और ये ऑब्जेक्ट से एक रे फॉल हो रहा है मिरर पे इस तरीके से, और आई बराबर आर का पालन करते हुए जब यहां से ये रिफ्लेक्ट होगा ऐसे, देखिए ठीक है, उसके बाद यहां से ऐसे फॉल ये जाएगा और इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगा। आप इसको जब पीछे मिलाएंगे, यहां पे मिलेगा एक रे, वो भी बना देते हैं नॉर्मल इंसिडेंस वाला जाएगा, यहां पे आपका इमेज बन गया। इसी तरीके से हम लोग इमेज बनाते हैं, प्लेन मिरर का ऑब्जेक्ट हो गया ये इमेज। अब कहिएगा ये क्या बता रहे हैं, क्या रूल है, तो देखिए हमेशा जो रूल है वो आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि सिमिलर ट्रायंगल, जैसे इस पॉइंट को आप मान लीजिए P, मिरर पे जिस पॉइंट पे ये मिल रहा है उस पॉइंट को हम P मान लिए, तो जब ट्रायंगल का सिमिलैरिटी लगाइएगा तो आपको जो ट्रायंगल दिखाई देगा, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। तो जब सिमिलर ट्रायंगल होगा तो OP और PI, OP और PI दोनों क्या होगा, बराबर। तो क्या लिखेंगे कि यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल जो बन रहा है, इस दोनों ट्रायंगल में आप सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगाइएगा। तो क्या कहिएगा सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगा के, कि जो आपका OP है और जो PI है, ये दोनों क्या है आपका, ये दोनों साइड बराबर है। अब OP और PI जब बराबर हो गया तो क्या देखिएगा आप यहां से कि OP ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का मिरर से। व्हाट इज OP? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। व्हाट इज PI? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। तो कहने का मतलब यह है कि इससे जो रूल निकल के आया, क्या रूल निकल के आया, रूल में आप ये लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ, क्या लिखिएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, ऑब्जेक्ट फ्रॉम द, ऐसे लिखिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, मिरर से ऑब्जेक्ट का परपेंडिकुलर दूरी इज इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। इसी को आप बचपन में पढ़ते हैं कि प्लेन मिरर, 10th क्लास में आपको पढ़ाया जाता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर। तो आप लिखते हैं कि द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। इसी बात को मॉडिफाई किया गया, डिस्टेंस नहीं बोलना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलना है। अभी हम आपको एक एग्जांपल देंगे, उसमें डिस्टेंस वाला बात मार खा जाएगा, है ना, कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो जाएगा। इसलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। मतलब ऑब्जेक्ट का दूरी मिरर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इमेज का दूरी मिरर से परपेंडिकुलर दूरी बराबर होगा। ठीक है, आपको आराम आराम से पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि पिछले दिन वीडियो में बहुत सारे बच्चे कमेंट किए कि सर थोड़ा फास्ट हो रहा है, मतलब फास्ट पढ़ा रहे हैं आप, तो आज थोड़ा स्लो करने का कोशिश किए हैं। ऐसे बड़ा सिंपल है कि फास्ट अगर आपको लग रहा है तो अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो उसमें ऑप्शन होता है, तो उसको आप 0.7x पे करके देख सकते हो, थोड़ा स्लो दिखाई देगा आपको, है ना। ये नहीं कि उसको 0.25x पे कर दीजिएगा तो हम बोलेंगे प्लेन मिरर, तो उसमें सुनेगा प्लेन मिरर, इतना भी स्लो नहीं करना है, समझ रहे हैं बात को। तो 0.75x पे करिए अगर आपको स्पीड लगता है तो,
ठीक है। थोड़ा बहुत कैमरा के सामने पढ़ाने में, रिकॉर्डेड वीडियो में थोड़ा स्पीड आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे नहीं होते तो सारा ध्यान कैमरा पे होता है, तो थोड़ा बहुत कंसीडर किया जा सकता है कि स्पीड रहता है, लेकिन उतना भी नहीं रहता है। इन सारे बच्चों का अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग अलग है, इसीलिए थोड़ा इस वीडियो में स्लो पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। आप बताइएगा कि समझ पा रहे हैं कि नहीं, सब समझते होंगे, ठीक है। तो थोड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं ताकि ये शिकायत ना रहे कि फास्ट हो रहा है, तो इसीलिए। तो क्या बोले, फिर से बता दें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर विल बी इक्वल और सेम। तो ये बात जो बताए हैं, इसका यूज कहाँ कहाँ होगा, इसका यूज कहाँ कहाँ होगा। तो जैसे मान लीजिए कि अगर ऐसे ले लिया जाए, इस तरीके से प्लेन मिरर ले लिया गया, ऑब्जेक्ट को यहां लिया गया, ऑब्जेक्ट को यहां लिया गया और ये दूरी x है, तो कहेगा इमेज कहां पे बनेगा। तो याद रखिएगा, दिस इज नॉट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज नॉट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसीलिए p ने किसके पीछे x जाके बनाइएगा, जी नहीं, जो भी होगा। अब देखिए, और ये वाला दूरी जो परपेंडिकुलर यहां से मिरर पे ड्रॉ करिएगा, तो ये परपेंडिकुलर दूरी क्या है, यहां से ये परपेंडिकुलर हो गया। मान लीजिए कि ये दूरी y है, तो इमेज बनाएंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो अगर इमेज यहाँ बन रहा है तो ये वाला भी डिस्टेंस क्या होगा, आपका y होगा। तो ही बोल रहे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर एंड इमेज फ्रॉम द मिरर इज सेम। ये मिरर के पोजीशन को एग्जैक्टली लोकेट करने के लिए ये वाला रूल आपको आना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला बात क्या है कि कैसे हम लोग इमेज फॉर्मेशन करते हैं। ये तो इमेज के मतलब जो इमेज बन रहा है प्लेन मिरर से, ये उसके डिस्टेंस को लेकर हम चर्चा कर ली। अब हम लोग रूल क्या है इमेज फॉर्मेशन का, कैसे हम लोग जब किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट होगा, किसी भी पोजीशन पे रखा हुआ होगा, तो हम लोग इमेज कैसे बनाएंगे। जैसे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि अगर मेरे पास एक मिरर है तो हम अपने सामने ही मिरर रखेंगे तभी मेरा इमेज बनेगा, है ना। हो सकता है कि मिरर सामने हो, मतलब मिरर इधर लगा और हम इधर खड़े हों, तब भी मेरा इमेज उसमें दिखाई देता है। मिरर में अपने इमेज देखने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि हम उसके सामने ही खड़े हों, हम बगल में भी खड़े होंगे तो मेरा इमेज उसमें दिखाई देगा। यानी मिरर के सामने नहीं भी होंगे तब भी, अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट सामने रखा गया, सामने, क्या यहाँ रखेंगे तो इमेज नहीं बनेगा, बन सकता है इमेज, है ना, तो इमेज बनेगा। तो ये सब के लिए क्या रूल है, किस तरह का रूल है, कैसे हम लोग उसके लिए रे डायग्राम बनाएंगे, ये सब कुछ हम लोग सीखेंगे। 3 स्टेप है, 3 स्टेप कर लीजिए, फाड़ दीजिएगा सवाल, ठीक है। कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, किसी भी तरह का रहेगा तो इमेज फॉर्मेशन को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगा। प्लेन मिरर बहुत वास्ट टॉपिक नहीं है, बस छोटे चीज़ों को सीखना है, समझना है, समझ जाइएगा तो बहुत आसान लगेगा, है ना। कुछ टेक्निकल बात है जो समय के साथ मिलेगा, तो इसको नोट करिए। अब हम लोग देखेंगे रूल, 3 स्टेप। व्हाट आर द स्टेप्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, देयर आर 3 स्टेप्स। अगले बात देखेंगे, अभी इसको नोट करिए आप। देखिए, तो अब हम क्या देखेंगे, स्टेप्स टू ड्रॉ द इमेज, कि इमेज को ड्रॉ करने का क्या स्टेप है। तो क्या इमेज को ड्रॉ करने का स्टेप, तो देखिए, जैसे कि सबसे पहला स्टेप 1, जो आपका स्टेप 1 है वो क्या है, स्टेप 1 ये है, ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ऑन द मिरर, ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ऑन द मिरर। आप मिरर पे एक परपेंडिकुलर बनाइए, ठीक है, एंड एक्सटेंड इट on the back side of the mirror, back side of the mirror। क्या करना है, आपको एक परपेंडिकुलर बनाना है और परपेंडिकुलर बना के मिरर के बैक साइड में उसको एक्सटेंड करना है। तो मिरर के बैक साइड में जब आप एक्सटेंड करिएगा परपेंडिकुलर बनाकर, तो क्या होगा, तो करेंगे, ठीक है। ऐसे हम एक यहाँ पे बना भी देते हैं, देखिए ध्यान से। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब ये मिरर हो गया। उसके बाद क्या है कि हम ऑब्जेक्ट यहाँ लेते हैं, ध्यान रख रहे हैं इस बात का कि ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के सामने नहीं है, सामने वाला तो अभी बनाए, कुछ अलग करते हैं। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे ले लिए, तो ऑब्जेक्ट को जब हम यहाँ पे ले लिए
तो अब कह रहा है कि परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए। तो देखिए मिरर तो है ही नहीं, तो मिरर पे परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉप होगा? तो इसके लिए आपको क्या करना होगा ना कि मिरर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप नहीं कर सकते हैं अभी, तो मिरर को, मिरर है नहीं, मिरर को डॉटेड लाइन से ऐसे एक्सटेंड कर लेंगे, मिरर को कि मिरर के सामने ऐसे एक्सटेंड कर लेंगे, मिरर नहीं है। अब इस पे परपेंडिकुलर बनाएंगे। देखिए क्या बोले, ड्रॉ पे परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया हम इस पे, और इसको पीछे की तरफ क्या किया, एक्सटेंड कर दिया। स्टेप 1 यही है। मिरर पर अगर मिरर नहीं है तो मिरर को डॉटेड डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करके एक्सटेंड करके, मिरर तो बड़ा नहीं होगा ना, एक्सटेंड करके, और क्या करिए आप कि उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करिए। किसको? जो परपेंडिकुलर आप मिरर पे बनाए हैं उसको आप क्या करिएगा, एक्सटेंड करिएगा। तो जब आप उसको एक्सटेंड करिएगा तो क्या घटना घटेगा, देखिए अब क्या होगा, स्टेप 2 देखेंगे। स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 में यह है कि कहां पे लाई करेगा इमेज। तो याद रखिएगा, द इमेज ऑलवेज लाइज, द इमेज ऑलवेज लाई, द इमेज ऑलवेज लाइज ऑन दिस पर एक्सटेंडेड लाइन। हमेशा ये जो एक्सटेंडेड लाइन है जिसको हम मिरर के पीछे एक्सटेंड किए हैं, कहीं ना कहीं हमेशा मिरर उसी एक्सटेंडेड लाइन पे लाई करेगा। तो जब उस एक्सटेंडेड लाइन पे मिरर लाई करेगा, मतलब कहीं यहां पे लाई करेगा, मान लीजिए ये इमेज है, बोल दिए इस बात को कि ये क्या है, आपका इमेज है। यहाँ पे एक्सटेंडेड लाइन पे मिरर इमेज को हम बता दिए कि एक्सटेंडेड लाइन पे ही कहीं जो मिरर पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं और उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड किए हैं, उस एक्सटेंडेड लाइन पे ही कहीं ना कहीं इमेज आपका क्या होगा, लाई करेगा। ठीक है। अब इमेज के पोजीशन को एग्जैक्टली लोकेट करने के लिए स्टेप 3 मारेंगे। क्या स्टेप 3 लिखेंगे? टू एग्जैक्टली लोकेट द पोजीशन ऑफ इमेज, तो एग्जैक्टली लोकेट द पोजीशन ऑफ इमेज, यानी इमेज के पोजीशन को एग्जैक्टली लोकेट करने के लिए यूज द कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे भाई? कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे भाई? कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? तो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो अभी हम पढ़े, क्या कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, यानी मिरर से ऑब्जेक्ट का परपेंडिकुलर दूरी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। ये वाला कॉन्सेप्ट आप यूज करिए और आपको पता चल जाएगा बिना रे डायग्राम बनाए। ये 3 स्टेप है इमेज को रिप्रेजेंट करने के लिए कि इमेज कैसे दिखाएंगे। देखिए स्टेप 1 परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, स्टेप 2 ये है कि इसी परपेंडिकुलर लाइन पर जो पीछे की तरफ एक्सटेंड किए हैं वहीं पे कहीं इमेज लाई करेगा। ठीक है। तीसरा एग्जैक्टली लोकेट करने के लिए, अगर ये x है यहां से यहां का दूरी, तो ये भी दूरी x होगा, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर विल बी सेम। तो यही 3 स्टेप है जो आप हमेशा किसी परिस्थिति, कुछ भी परिस्थिति हो, लेकिन आपको इसी 3 स्टेप का पालन करना है। नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए, अब जो अभी हम पढ़े उस पर कुछ कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन करेंगे, मतलब उसको यूज करने भी सीखना जरूरी है। जैसे सबसे पहले हम आपको ये बताए, तो ये जो बताए इसमें क्या बोले कि भाई देखिए पहला एग्जांपल शुरू से उस रूल से बनाते हैं। क्या करेंगे, मिरर पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे ऐसे, है ना, पीछे की तरफ क्या किया, एक्सटेंड, इस दूरी को x कहते हैं, तो इमेज इसी लाइन पे बनेगा और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिरर से उतना ही होगा जितना ऑब्जेक्ट का है। रे डायग्राम तो बनाने जानते हो ना, बहुत बार, तीसरा बार बना रहे लीजिए। ऐसे आया, ऐसे ये रिफ्लेक्ट हो गया, इसको आप पीछे ले जाके क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। ये ऐसे आएगा और इस तरीके से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। तो ये हो गया, उस रूल पे आधारित हम पहला एप्लीकेशन कर लिए। अब देखिए दूसरा क्या हो सकता है, जो भी हम आपको बताए। दूसरा क्या होगा भाई, अगर उसके सामने नहीं रखा हुआ होगा तो, है ना, यहाँ रखे हैं और उसके सामने नहीं रखा हुआ है, तो सामने नहीं रखा हुआ है तो मिरर को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे
और मिरर को एक्सटेंड करके परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम लोग मान लीजिए कि ये दूरी परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, मान लीजिए कि ये दूरी x है, पीछे भी इमेज बनेगा कितना दूरी पे, x दूरी पर ही जाके। ये दूरी कितना होगा, ये भी दूरी आपका क्या होगा, x। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इमेज बन गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, इमेज हो गया। अब आप कहिएगा इसके लिए रे डायग्राम कैसे बनेगी, जरा रे डायग्राम बना के दिखाइए। तो देखिए इसके लिए हम लोग रे डायग्राम कैसे बनाएंगे, कहिए कि मिरर तो है ही नहीं, तो देखिए सिंपल सा काम करना, यहाँ गया ऐसे रे, देखिए ये नॉर्मल हो गया, नॉर्मल तो आप बनाने जानते ही हैं, नॉर्मल हो गया, और ये ऐसे क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया इस तरीके से। रिफ्लेक्ट हो गया, कैसे भी आप रे बनाइए, ऐसे बनाइए, और उसको भी आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से रिफ्लेक्ट करा सकते हैं। देखिए यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे क्या बनेगा, इमेज। मिरर भले ही सामने नहीं है, लेकिन रे आपका निकल के गया और रिफ्लेक्ट होकर इमेज बना। यही तो तरीका है इमेज बनाने का। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए ना कि इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने कि ये, ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए कि ये मिरर है और ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम हम बना रहे हैं यहाँ पे। बना दिए। देखिए अब क्या है कि ये y हो गया, ये x हो गया, ये -x हो गया, और ये -y हो गया। ध्यान दीजिएगा इस बात पे जो बोल रहा है। ये एंगल 45 डिग्री, ये एंगल कितना, 45, ठीक है ना, 45 डिग्री। एक ऑब्जेक्ट यहां रखा गया है, एक ऑब्जेक्ट यहां रखा गया है। इस ऑब्जेक्ट का जो कोऑर्डिनेट है, ध्यान दीजिएगा, एक ऑब्जेक्ट यहां रखा गया, इस ऑब्जेक्ट का जो कोऑर्डिनेट है दैट इज -2,0। कोऑर्डिनेट क्या है, -2,0। तो कहेगा कि इमेज को लोकेट करिए, कैसे बनेगा इमेज। तो इमेज को लोकेट कैसे करेंगे भाई, तो ये हुआ क्वेश्चन। तो सिंपल सा तरीका ये है कि भाई यहाँ पे क्या करना होगा हम लोगों को, ड्रॉ पे परपेंडिकुलर ऑन द मिरर। तो मिरर पे परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए क्या करना होगा, मिरर तो है नहीं इधर, तो मिरर को एक ब्लू लाइन से हम देखिए, ब्लू लाइन से ये क्वेश्चन है। अब जो ब्लू मार्कर से जो बना रहे हैं, अभी ये हमारे हाथ में ब्लू मार्कर है ना, तो एक्सटेंड कर लिए। अब इस पे परपेंडिकुलर बनाइए, देखिए इस पे क्या करिए आप, परपेंडिकुलर बनाइए। तो ये जो परपेंडिकुलर होगा ये कितना होगा आपको पता करना होगा। ये तो -2,0 मतलब ये वाला दूरी 2 है, तो ये जो है, अब ये परपेंडिकुलर को पीछे एक्सटेंड करिए। तो इस परपेंडिकुलर को जब पीछे आप एक्सटेंड करिएगा तो यहीं पे इमेज बनेगा। अगर ये दूरी d है तो ये भी d होगा, लेकिन इसका कोऑर्डिनेट कैसे पता करेंगे आप, है ना। तो सिंपल सा तरीका है, ये एंगल 45 होगा तो ये भी एंगल 45 होगा, तो ये d कैसे निकलेगा, ये d कैसे निकलेगा, तो आप लिखिएगा ना, ये आपका ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के सामने ये वाला हाइपोटेनस हो गया, तो आप क्या लिख दीजिएगा, sin 45 डिग्री। ध्यान से देखिए, ये एंगल 45 डिग्री है, दिस इज 45 डिग्री, तो ये जब 45 डिग्री है तो क्या लिखेगा, sin 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब d, और हाइपोटेनस मतलब क्या, 2। हाइपोटेनस मतलब क्या हो गया, 2। तो d बराबर आप यहां से क्या लिख दीजिएगा, आप लिखिएगा d इज इक्वल टू क्या, 2 इंटू साइन 45। तो साइन 45 क्या हो जाएगा, 1/√2, तो 2 इंटू 1/√2, तो क्या बचेगा, ये √2। समझ रहे बात को, मतलब ये वाला जो d बराबर कितना आ गया, यानी d का वैल्यू हम कितना ले आए, √2। तो ये जो d लाए हैं, ये d बराबर क्या है, √2, तो ये भी d बराबर क्या होगा, √2। पता चल गया ना, ये दूरी यही देखना, ये आपका सेम है। तो ये जब √2 हो गया तो ये भी एंगल 45 है, तो चूंकि 45 है तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये भी आपका क्या होगा, 2। तो इमेज का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0,-2, 0, क्या हो गया, -2। तो यही है कि पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, 0, -2।
तो ध्यान दीजिएगा 0, -2 हो गया किसका, इमेज का कोऑर्डिनेट। कुछ किए नहीं, बस परपेंडिकुलर बना के इसको आप जूम करके देख सकते हैं अपने से भी बना के। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मिरर यहीं तक था तो मिरर को एक्सटेंड कर दिए पीछे, परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, परपेंडिकुलर को पीछे एक्सटेंड कर दिए, उसी परपेंडिकुलर लाइन पे इमेज लाई करेगा, और परपेंडिकुलर दूरी ऑब्जेक्ट का मिरर से और इमेज का मिरर से क्या होगा, बराबर होगा। तो बस बना दिए, बन गया। तो इसी तरीके से आप अभी आपको जो एप्लीकेशन बताया गया उसको आप यूज कर सकते हैं। अभी और भी है ना, 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया, अभी और भी है, पहले ये नोट करिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए अगला जो चौथा एप्लीकेशन है वो क्या है, तो चौथा एप्लीकेशन आपका ये है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए बना रहे थे ना, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए आप क्या लिखिएगा, जैसे मान लीजिए कि ये है एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट दे दिया हम, ये इस तरह का एक ऑब्जेक्ट है, ये ए है और ये किनारा बी है, कहेगा इसका इमेज बनाइए, इसका इमेज बनाइए, कैसे बनेगा। तो इसको बनाने का क्या है कि जो दो एक्सट्रीम पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट ना, एक्सट्रीम पॉइंट, ये एक ये एक्सट्रीम पॉइंट, एक ये एक्सट्रीम पॉइंट, तो दोनों एक्सट्रीम पॉइंट के लिए वो वाला रूल लगाइए। एक्सट्रीम पॉइंट से आप क्या करिएगा, देखिए एक्सट्रीम पॉइंट से आप क्या करिएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करिएगा, देखिए इस तरीके से। तो एक्सट्रीम पॉइंट का परपेंडिकुलर दूरी बराबर होना चाहिए। तो यहाँ का दूरी देखिए, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर, तो यहाँ पे किसका इमेज बन जाएगा, ए का। उसी तरीके से बी का इमेज बनाइए, ये वाला दूरी और ये वाला दूरी है ना, ये देखिए ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, दोनों क्या होगा, बराबर हो गए। तो यहाँ पे किसका इमेज बन गया, बी का, और दोनों को ज्वाइन कर दीजिए सीधे सीधे। देखिए इस तरीके से दोनों क्या हो गया आपका ज्वाइन, ये ए हो गया और ये बी हो गया। साइज सेम लगना चाहिए, थोड़ा स्केल नहीं है मेरे पास इसलिए थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। तो ये क्या हो गया, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का हम ऐसे ही बनाते हैं इमेज। लेकिन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में भी मान लीजिए अगर इस तरह का आपसे क्वेश्चन दे दिया जाए कि ये आपको मिरर दे दिया गया है ना, ये आपका मिरर दे दिया गया, ये आपका 45 डिग्री बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल से कितना बना रहा है आपका 45 डिग्री, और एक ऑब्जेक्ट ऐसे लिया गया, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये देखिए इसके सामने, इसके एड्ज के सामने बनाया गया ऑब्जेक्ट, ये ए है और ये बी है, ये ऑब्जेक्ट है, एरो दे दिए ऐसे इस तरीके से, ए के साइड ऐसे एरो दे दिए ए और बी। अब कहेगा बताइए इसका इमेज कैसे है, तो क्या बताए, एक्सट्रीम पॉइंट को मिला देना है आपको सीधे सीधे, जो एक्सट्रीम पॉइंट है। तो एक्सट्रीम पॉइंट क्या है आपका, देखिए जो आपका एक्सट्रीम पॉइंट है यहाँ पे वो क्या है, एक्सट्रीम पॉइंट ए और बी। तो मिरर तो इसके सामने है नहीं, आपको मिरर पे परपेंडिकुलर बनाने के लिए कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, मिरर को ऐसे एक्सटेंड कराना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्सटेंड कराएंगे डॉटेड लाइन से, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा ए से मिरर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, तो ये बन गया, और बी से भी मिरर पे क्या करिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, तो ये बन गया। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मान लीजिए ये D2 है और ये D1 है, तो D1 हम पीछे जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ से कितना पीछे जाएंगे, D2 पीछे जाएंगे, तो यहाँ पे B का इमेज बनेगा और यहाँ पे A का इमेज बनेगा, है ना, और दोनों को क्या करेंगे हम मिला देंगे। देखिए यहाँ पे A का इमेज बन गया और यहाँ पे B का इमेज बन गया, और दोनों को क्या करेंगे हम, दोनों को इस तरीके से क्या करेंगे हम मिला देंगे। तो आपका ये क्या बन गया, देखिए फिर से बना दे रहे हैं, तो ये बन गया आपका ए, और ये क्या बन गया आपका, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो यहाँ से आप बनाइएगा ऐसे, ये बी हो गया। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये क्या हो गया आपका इमेज हो गया। ये साइज आपका बराबर होना चाहिए, बराबर होने के लिए आपको थोड़ा सा स्केल से अगर हम बनाए तो सब कुछ बराबर दिखेगा, चूंकि स्केल नहीं है तो थोड़ा बहुत इंच मतलब थोड़ा बहुत मिलीमीटर का फर्क तो आएगा ही। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज हो गया। एग्जाम में सीधे देगा अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज क्या होगा, ये ए डैश बी डैश ए बी, उसी तरीके से ये डैश बी डैश, ये ऑब्जेक्ट और ये क्या इमेज। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट भी रहेगा तो आप ऐसे बना सकते हैं। अब देखिए आपको ढेर सारे एग्जाम्पल दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। अब जैसे मान लीजिए कि इस तरीके से मिरर ले लिया गया है, देखिए इस तरीके से ले लिया गया मिरर,
कितना एंगल बना रहा है वो आपका हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल से, मान लेते हैं ये 45 डिग्री ही लेते हैं। ये कितना ले लिया 45 डिग्री। और ऑब्जेक्ट ले लिया गया आपके सामने। ऑब्जेक्ट कैसे ले लिया गया आपका, ये ए है और ये क्या है बी। अब कहेगा इसका इमेज बनाइए, कैसे बनाइएगा। तो क्या रूल है भाई, रूल तो है मिरर को एक्सटेंड करेंगे। तो मिरर को आप एक्सटेंड करिए इस तरीके से। अगर मिरर नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो मिरर को पहले डॉटेड लाइन से हम लोग एक्सटेंड करके दिखाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, इस पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। और जब हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये 45 डिग्री जैसा लग ले रहा है, इसको थोड़ा 45 डिग्री जैसा बना देते हैं। देखिए ये 45 डिग्री हो गया। अब जो है आप यहां से इसको बनाइए इस तरीके से, है ना। अब क्या करिएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लीजिएगा आप मिरर से। तो मिरर से आप कैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लीजिएगा, देखिए ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया किसका, ए का। और वही बात आप यहाँ पे भी लाइएगा ए को मिलाने के लिए, है ना। और वही आप बी के लिए करिएगा। वही किसके लिए करिएगा, बी के लिए। तो बी का भी वह यहाँ से आप उतना ही दूरी लीजिएगा जितना आप यहाँ लिए हैं, और ए और बी दोनों को मिला दीजिएगा। देखिए ये आपका बी हो गया, ये बी का इमेज बन गया, और ये किसका इमेज बन गया, ए का। और दोनों को आप क्या कर दीजिएगा, मिला दीजिएगा। तो ये ए डैश हो गया, ये क्या हो गया, बी डैश हो गया। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये क्या हो गया, इमेज। ये ए का इमेज ए डैश, बी का इमेज क्या हो गया, बी डैश हो गया। तो सिंपल सा तरीका याद रखना है। अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो अगर ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल है तो इमेज वर्टिकल होगा, अगर ऑब्जेक्ट वर्टिकल है तो इमेज क्या होगा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल होगा। तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा, तो आपसे सारा क्वेश्चन जो है बहुत ही आसानी से बन जाएगा, है ना। ये एंगल आपका कितना है 45 डिग्री। तो ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में दो एक्सट्रीम पॉइंट पकड़ लीजिए और उसके लिए वो रूल लगाइए। परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए मिरर पे, अगर मिरर है तो और नहीं है तो मिरर को ही डॉटेड लाइन से मानते हुए कि ये मिरर के सीधे लाइन, स्ट्रेट लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, परपेंडिकुलर को एक्सटेंड करिए, और ये बराबर बराबर दूरी पे क्या करिए, आप इमेज बना लीजिए। जैसे आप इमेज बना लीजिएगा, दोनों एक्सट्रीम पॉइंट को दोनों को मिला दीजिए तो आपका इमेज बन जाएगा। एक्सट्रीम पॉइंट का इमेज बना के दोनों को मिला दीजिए तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज आपका बन जाएगा। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए जो रे डायग्राम है वो हम इसी तरीके से बनाते हैं। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या करना होता है आपको। इसके बाद ये 6 रूल हम देख चुके। अब इसके बाद हम लोगों को देखना है कि जो प्लेन मिरर इमेज बनाता है उसका क्या प्रॉपर्टी होता है ना। तो जो प्रॉपर्टी होता है वो अब हम देखेंगे, पहले इसको नोट करिए आप। अब देखिए, अब क्या है कि रूल देखने के बाद, किस चीज का रूल, कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है एक्सटेंडेड और पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। आपको देखना है कि प्रॉपर्टी ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर अगर कोई इमेज बनाता है तो उसका क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, क्या क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, क्या क्या उसका गुण होता है, खासियत होता है। ठीक है, तो देखिए, तो क्या देखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जो इमेज बनाएगा उसका क्या प्रॉपर्टी होगा, प्लेन मिरर जो इमेज बनाएगा उसका क्या प्रॉपर्टी होगा। तो बचपन में भी आप पढ़े होंगे, यहाँ पे थोड़ा प्रिसाइज करके पढ़ेंगे हम उसको, छोटा छोटा बात पे भी ध्यान देंगे। तो देखिए, सबसे पहला प्रॉपर्टी ये है कि जो साइज ऑफ इमेज है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का, पॉइंट का तो कोई साइज नहीं है, पॉइंट तो डायमेंशनलेस कहते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए। तो हम लोग क्या कहेंगे, साइज ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का साइज है इज इक्वल टू साइज ऑफ एक्सटेंडेड इमेज। जो उसका इमेज बनेगा दोनों का साइज क्या होगा, सेम होगा, एक्सटेंडेड इमेज। ये पहला साइज बराबर होगा, है ना। ऐसा थोड़ी कि आप प्लेन मिरर में देखते हैं तो आप 5 फीट के हैं तो 5.5 फीट के दिखाई देने लगते हैं, साइज सेम होगा। दूरी का तो सेम बता ही दिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला, वो तो सबके लिए वैलिड है। दूसरा ये है कि जो प्लेन मिरर इमेज बनाता है उसका नेचर क्या है। ठीक है, ये साइज के बाद इसका नेचर देखना है। तो नेचर क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट रियल है, इफ ऑब्जेक्ट इज रियल, नेचर में ध्यान दीजिएगा। क्या ध्यान देना है नेचर में,
कि अगर ऑब्जेक्ट नेचर में देखिएगा, ऑब्जेक्ट का भी नेचर है, बताए थे कल आपको, रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो उस हिसाब से इमेज डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि कुछ लोग बोल देते हैं कि प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, नो, दिस इज रॉन्ग। डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ, ये किस बात पे डिपेंड करता है कि नेचर क्या है ऑब्जेक्ट का। तो अगर ऑब्जेक्ट रियल है, अगर ऑब्जेक्ट क्या है रियल, तो उसका इमेज बनेगा वर्चुअल, उसका इमेज क्या बनेगा वर्चुअल। अगर ऑब्जेक्ट जो है आपका वो वर्चुअल है, ऑब्जेक्ट क्या है वर्चुअल, तो इमेज कैसा बनेगा उसका रियल। ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज वर्चुअल बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज रियल बनेगा। अब आप कहिएगा ऐसा कैसे, तो देखिए आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गया, तो यहाँ पे आप देखिए ये आपका प्लेन मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है। देखिए यहां से आपको बताए होंगे कि अगर डाइवर्जिंग इंसिडेंट रे होगा, दिस इज इंसिडेंट रे जो मिरर पे पड़ रहा है, अगर डाइवर्जिंग इंसिडेंट रे है तो डाइवर्जिंग इंसिडेंट रे होगा तो क्या करिएगा, रियल ऑब्जेक्ट होता है, जानते होंगे। और डाइवर्जिंग इंसिडेंट रे, देखिए ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे डाइवर्जिंग है, और तो रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्जिंग होगा। तो कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टेड रे कैसा इमेज बनाता है, आप याद करिए, कल एक चार्ट भी वीडियो में लास्ट में हम लगाए थे, अटैच किए थे। तो अगर डाइवर्जिंग इंसिडेंट रे है तो ऑब्जेक्ट कैसा होगा रियल। याद करने की जरूरत नहीं है, वो खाली आप याद रखिए, यहां पे रटने का जरूरत नहीं है। जैसे ही इंसिडेंट रे डाइवर्जिंग है मतलब कि रियल ऑब्जेक्ट है, और जैसे ही जो आपका रिफ्लेक्टेड रे है वो डाइवर्जिंग है। देखिए ये आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये सॉरी ध्यान दीजिएगा फिर से। अगर आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से जो रे निकल के जाएगा ऑप्टिकल डिवाइस पे वो इंसिडेंट रे है, तो इंसिडेंट रे अगर कन्वर्जिंग है, सॉरी इंसिडेंट रे क्या है डाइवर्जिंग, देख रहे होंगे इंसिडेंट रे क्या है डाइवर्जिंग। तो इंसिडेंट रे अगर डाइवर्जिंग है तो रियल ऑब्जेक्ट। अब इमेज को देखिए, इमेज से क्या हो रहा है, इमेज से भी ये लग रहा है आपको क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, इमेज पे जाके कन्वर्जन, और इमेज से भी क्या हो रहा है डाइवर्ज। तो अगर डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रे होगा, रिफ्लेक्टेड रे को देखिए डाइवर्जिंग होगा, तो डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रे कैसा इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। कैसे इमेज बनाता है वर्चुअल। फिर से बता दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट से जो निकल के जाएगा वो तो इंसिडेंट रे ही है, नहीं भी पता है तो कहेंगे कि ऑप्टिकल डिवाइस पे की तरफ जो जा रहा है वो इंसिडेंट रे है अभी, तो इंसिडेंट रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो अगर जो आपका इंसिडेंट रे है उसका बीम क्या होगा डाइवर्जिंग, तो वो रियल ऑब्जेक्ट बनाएगा, और अगर रिफ्लेक्टेड रे का बीम डाइवर्जिंग हो गया तो वो वर्चुअल इमेज बनाएगा। ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट का कैसा इमेज बन गया वर्चुअल। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा तो इमेज कैसा बनेगा रियल। अब आप कहिएगा ऑब्जेक्ट कैसा वर्चुअल होगा भाई, तो देखिए ऑब्जेक्ट कैसे वर्चुअल होता है, तो क्या होगा वर्चुअल। अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव वर्चुअल लेंगे तो ऑब्जेक्ट कैसे वर्चुअल होगा, तो जब डाइवर्जिंग इंसिडेंट रे तो ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, सॉरी ऑब्जेक्ट क्या है रियल। जब कन्वर्जिंग होगा इंसिडेंट रे तो आपका ऑब्जेक्ट कैसा होगा वर्चुअल। तो कन्वर्जिंग कैसे होगा, देखिए सिंपल सा तरीका है, ये इसको ड्रॉ करिए आप, ठीक है दिख रहा होगा। अब आप इसको पीछे ले जाके मिलाइएगा, इंसिडेंट रे है, ये आपका मिरर पे पड़ रहा है ना ऑप्टिकल डिवाइस पे, तो ये इंसिडेंट रे हो गया। अब इसको आप पीछे ले जाके मिलाए। अब क्या है कि ये जब रिफ्लेक्ट होगा तो देखिए आई बराबर आर का पालन करेगा, और ये रिफ्लेक्ट होगा, इस यहाँ आएगा रिफ्लेक्ट होगा, ये रिफ्लेक्टेड, ये इंसिडेंट हो गया, ये रिफ्लेक्टेड हो गया इसका वाला, है ना। ये इंसिडेंट वाले को आप पीछे मिलाए, रिफ्लेक्टेड तो इधर आ ही गया। अब क्या होगा कि इस तरीके से आप मान लीजिए आप ये लिए, ये आपका इंसिडेंट रे हो गया, ये पीछे ही मिल सकता है, इंटरसेक्शन पॉइंट उसका इधर ही इंटरसेक्ट करेगा, कर गया यहाँ पे इंटरसेक्ट। तो देखिए ये है कन्वर्जिंग इंसिडेंट रे, तो कन्वर्जिंग इंसिडेंट रे कैसा ऑब्जेक्ट बनाता है वर्चुअल, तो ये जो ऑब्जेक्ट हो गया वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसका रिफ्लेक्टेड क्या होगा, ये जब रिफ्लेक्ट करेगा, देखिएगा ध्यान से, ये जब रिफ्लेक्ट करेगा यहां से, तो इस तरीके से ये रिफ्लेक्ट करेगा, यहां पे क्या होगा इमेज, क्या होगा यहाँ पे इमेज। तो देखिए यहाँ इमेज बन गया ना। तो जो ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो रिफ्लेक्टेड रे देखिए कन्वर्जिंग है, जब डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रे था तो वर्चुअल इमेज बना था। ये कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टेड रे बताया पिछले दिन, इसीलिए बताया था ऑब्जेक्ट और इमेज का कॉन्सेप्ट। जब कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टेड रे है तो ये कैसा इमेज बन गया रियल इमेज। देखिए दोनों में प्लेन मिरर है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज और रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज।
ये मिसकंसेप्शन दूर कर दिया आपके दिमाग से, जो आप कहते हैं प्लेन मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। नहीं, वर्चुअल इमेज बनाता है लेकिन ऑब्जेक्ट रियल होगा। तो अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज रियल होगा। इमेज क्या होगा? रियल। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? ये समझ रहे हैं ना? कैमरा से पूछ रहा है? ओ अच्छा, कैमरा से तो नहीं पूछ सकते हैं, बच्चों से तो पूछ सकते हैं। बच्चा कहाँ बता सकता है? कमेंट सेक्शन में। तो भर दीजिए कमेंट सेक्शन को, कमेंट से कि हम समझ रहे हैं, नहीं तो हम यही समझेंगे कि आप नहीं समझे। 2-4 बच्चा तो समझ ही रहा होगा, वो तो कमेंट मार ही सकता है फोड़ के एकदम कि हाँ सर समझ गए। तो इंतजार करेंगे कमेंट का, जरूर हम कमेंट देखेंगे यहाँ पे कि आप ये बताइए कि हम समझ गए, तब ना लगेगा। क्लास में तो समझ गए तो यस सर, महिलाओं को समझ में आ गया तो यस सर। तो यहाँ पे तो महिला पुरुष है नहीं, ये निर्जीव वस्तु जो है कैमरा है, इसके लिंग का भी हमको पता नहीं है कि महिला है कि पुरुष है। ठीक है, तो देखिए, तो फटाक से इसको नोट कर लीजिए। रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज। आज के बाद से कभी नहीं बोलिएगा कि प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। प्लेन मिरर ओनली फॉर्म्स वर्चुअल इमेज जब ऑब्जेक्ट रियल होगा। दोनों केस आपको दिखा दिएगा। ये सब कहिएगा कि ये सब क्या बोल रहे हैं, ये सब कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग, तो पिछला लेक्चर में बताए हैं, ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं मास्टर, ये आपको पिछले क्लास में बता चुका है। तो ध्यान दीजिएगा, फिर से याद दिला दे कि अगर डाइवर्जिंग इंसिडेंट रे है, अगर डाइवर्जिंग इंसिडेंट रहे, अगर डाइवर्जिंग इंसिडेंट रहे तो रियल ऑब्जेक्ट, और अगर डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रहे है, अगर डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रहे तो वर्चुअल इमेज, तो वर्चुअल इमेज। अगर कन्वर्जिंग इंसिडेंट रहे है, कन्वर्जिंग इंसिडेंट रहे है, कन्वर्जिंग इंसिडेंट रहे तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और अगर कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टेड रे है, कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टेड रे है, कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टेड रे है तो रियल इमेज। अब तो समझ गए होंगे, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज। एक बात और नोट करके क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्या नोट करके कि अ वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, अ वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। इज इरेक्ट ऑलवेज, या कह सकते हैं इज ऑलवेज इरेक्ट। वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होगा? इरेक्ट होगा। एंड रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, और रियल इमेज हमेशा क्या होगा? इन्वर्टेड। एंड रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। तो क्या बोले, क्या बोले हम कि अ वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होगा? इरेक्ट। एंड रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, और रियल इमेज हमेशा क्या होगा? इन्वर्टेड। नहीं दिख रहा है क्या? क्योंकि कैमरा थोड़ा सा कष्ट करते हैं, नीचे करते हैं। बाप रे, बहुत नीचे नहीं दिख रहा आप लोगों को? दिख रहा है? देखिए, नोट कर लीजिए, इतना कष्ट कर दिए, कैमरा को टेढ़ा कर दिए। ठीक है, देखिए, नोट करिए इसको। देखिए, तो दूसरा प्रॉपर्टी आप देख चुके हैं, अब बात करेंगे तीसरा प्रॉपर्टी का। तो क्या होगा कि द इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, द इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर आर लैटरली इन्वर्टेड। वो लैटरली क्या होता है? इन्वर्टेड, लैटरल इन्वर्सन शो करता है। इसीलिए मिरर के सामने खड़ा होइएगा, प्लेन मिरर के सामने आप, ठीक है, लैटरली इन्वर्टेड। जब आप प्लेन मिरर के सामने खड़ा होइएगा तो आपका लेफ्ट आपको राइट दिखाई देगा और राइट लेफ्ट दिखाई देगा। मिरर के सामने आप खड़ा होइए, अपने आप को देखिएगा तो राइट लेफ्ट और लेफ्ट आपका राइट दिखाई देगा। तो ये घटना घटता है प्लेन मिरर में, तो उसको लैटरल इन्वर्सन कहते हैं। अब जैसे कि लैटरली इन्वर्टेड करने का मतलब पढ़ते होंगे ए है, ए का इमेज बनाइएगा तो उल्टा दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा, है ना। अब बी है, बी का इमेज बनाइएगा तो बी ऐसे दिखाई देगा। सी है, सी का इमेज बनाइएगा तो सी ऐसे दिखाई देगा। डी है तो डी ऐसे दिखाई देगा। इसीलिए एम्बुलेंस उल्टा वो लिखा हुआ रहता है। 10th क्लास में 7th समय पढ़ना होता है सब कहानी, जब कहानी करने नहीं आए हैं। लैटरल इन्वर्सन शो करता है। कुछ कुछ अल्फाबेट है जो लैटरल इन्वर्सन शो नहीं करता है ना। कौन कौन सा अल्फाबेट है जो लैटरल इन्वर्सन शो नहीं करता है? जैसे ए भी नहीं करेगा, ए तो सीधे ऐसे भी ए ही दिखाई देगा, उल्टा करके भी देखेंगे तो ए दिखाई देगा।
उसके बाद बहुत सारे टी नहीं करेगा, यू नहीं करेगा, तरह का अल्फ़ाबेट्स है जो आप पढ़ते हैं, सिंपल सा बात है। यहाँ पे क्या है, लैटरल इन्वर्सन को थोड़ा डाइवर्स फॉर्म में देखेंगे। डाइवर्स फॉर्म में क्या देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपको ये दे दिया गया, ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए ये पी दे दिया गया, छोटा सा दिखा देते हैं। अब इसका इमेज बनाना है तो कैसे बनाएंगे पी का इमेज, पी ऐसे लिखा हुआ है, जब पी उल्टा होगा तो ऐसे दिखाई देगा, है ना। उसके बाद क्या है कि लैटरल इन्वर्शन देखने के लिए क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ये ले लिया आप, ये जब आप ले लिए और यहां पे इस तरीके से है स्क्वायर, ये बड़ा कॉमन है। अब कहेगा इसके इमेज बनाइए, कैसे बनेगा, लैटरल इन्वर्शन उल्टा हो जाएगा सीधे, कैसे बनाएंगे तो देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। अभी मेरे पास एक कॉपी है, अभी फिलहाल हम इसे आपको करके दिखाते हैं। देखिए ये जो है ना, इस फिगर को हम इस कॉपी में बना रहे हैं। बनाए हम, देखिए ध्यान से देखिए, देख रहे होंगे आप, देख रहे हैं ना, ये ऑब्जेक्ट है भाई, मिलाइए इससे, ऑब्जेक्ट है ये, देख रहे होंगे आप। अब जब लैटरल इन्वर्शन होगा तो देखिए अब जादू हो जाएगा, इमेज क्या बनेगा, लैटरल इन्वर्ट होगा, दिस इज द इमेज, दिस इज द इमेज, ये इमेज है भाई, ये देख रहे हैं ना। तो ये कैसे बनेगा, यहाँ पे बना देंगे हम, देखिए कुछ करेंगे नहीं, बस देखिए साइज वगैरह वही रखेंगे। लैटरल इन्वर्शन, ये क्या है आपका लैटरल इन्वर्शन। और भी एग्जांपल कर सकते हैं लैटरल इन्वर्शन का, लैटरल इन्वर्शन का और एग्जांपल देखिए, इसी तरह का एक क्वेश्चन और कर देते हैं आपके लिए। देखिए ये, अब इसको इसमें हम बना के दिखाते हैं, देखिए देख रहे हैं बात को, देखिए दिख रहा है ना आपको, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, इमेज कैसे बनेगा, लैटरल इन्वर्शन होगा, लैटरल इन्वर्ट हो जाएगा उल्टा। देखिए दिस इज द इमेज, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, इमेज दिखाई दे रहा है। कैसे बना है भाई, ये इमेज है, ये इमेज है, ये क्या है इमेज, इसको देख के और ऐसे बनाए सीधे, राइट अपीयर्स टू बी लेफ्ट एंड लेफ्ट अपीयर्स टू बी राइट, ऑब्जेक्ट इमेज। ध्यान रखना है कैसे इमेज बनाते हैं लैटरल इन्वर्शन का यूज करके। जो आपका वाल क्लॉक होता है, डिजिटल वाला नहीं, सुई वाला, निडिल वाला, निडिल वाला जो वाल क्लॉक होता है उसमें आप क्या देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये है और घड़ी में बजा है कितना, 3, कितना बजा है घड़ी में आपका 3, देखिए 3 बज रहा है, इधर 12 इधर 3। जब इसका इमेज बनेगा तो क्या होगा, ये भी यहाँ से हम देख सकते हैं, देखिए कैसे देखेंगे। घड़ी में हम बजा दिए कितना, 3, देखिए 3 बजा दिए ना। जब इसका इमेज बनेगा तो लैटरल इन्वर्शन होगा, देखिए घड़ी में 9 बजते हुए दिखाई दे रहा है, ऐसे 9 बजता है ना, ऐसे रखिएगा तो इसका इमेज ये बनेगा, घड़ी में लगेगा ना कि 9 बज रहा है, यहाँ लगे, यहाँ क्या देखिएगा, यहाँ आप देखिएगा कि 3 बज रहा है और मिरर में क्या दिखाई देगा कि 9 बज रहा है, क्या दिखाई देगा 9 बज रहा है। अब कहेंगे घड़ी में 4:20 हो रहा है, तो मिरर में कितना बजेगा, इमेज उसका देखेंगे तो इमेज में कितना बजेगा, ऑब्जेक्ट में 4:20 हो रहा है तो इमेज में कितना बजेगा। तो देखिए 4:20 होगा तो 4:20 कैसे होगा, देखिए यहाँ पे 12 होता है ना, 4:20, ये 3 होगा, यहाँ पे कहीं 4 होगा, 4:20 नहीं, कुछ और दिखा देते हैं, 4:20 तो एक ही जगह पे आ जाएगा। मान लीजिए कि अभी जो है आपका 4:05 हो रहा है ना, 4:05,
तो 4:05 हो रहा है, इमेज बनाएंगे तो क्या होगा, देखिए 4:05 क्या दिखाई दे रहा है आपको, देखिए 7:55, देखिए देखिए ना 7:55 दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा आपको, 4:05 हो रहा था। कितना हो रहा था, 4:05। अब आपको वो दिखाई कितना दे रहा है, 7:55। देखिए घड़ी में है ना, ये 6 होगा, ये 7 होगा, 7:55 आपको दिखाई देगा। तो ये आप कैसे डिसाइड करिएगा, एग्जाम में तो घड़ी रहेगा नहीं, तो इसका एक तरीका बनाएंगे। इसका क्या करेंगे, एक तरीका बने, इसका ट्रिक। ठीक है, इसको नोट करिए आप। देखिए क्या है, लैटरल इन्वर्सन का घड़ी वाला ने क्लॉक, इसी में बता रहे हैं, अगर क्लॉक प्रॉब्लम मिलता है, घड़ी वाला क्वेश्चन मिलता है, तो घड़ी में मान लीजिए कि आपका कितना बज रहा है, अभी हमें बजा है ना, घड़ी में मान लीजिए आप बजा दिए यहाँ पे कितना, 4 बज के, यहाँ है ना, चार बजकर 5 मिनट हो रहा है मान लीजिए, घड़ी में देखिएगा तो क्या दिखाई देगा, 4:05 हो रहा है। जब इसको उल्टा देखिएगा, यहाँ पे घड़ी में मान लीजिए कि 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है ना, ये आपका 12 है, ये 1 है, 4:05 हुआ है, सिंपल सा है। घड़ी में कितना दिखाई देगा, यहाँ तो 4:05 हो रहा है, घड़ी में कितना दिखाई देगा, मतलब घड़ी में तो 4:05 हो रहा है, इसके इमेज में कितना दिखाई देगा, तो इसके इमेज में आपको क्या दिखाई देगा, देखिए ये इमेज हो गया, 4 बजा इधर, तो इधर क्या बजेगा, देखिए 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, ठीक है, ये 9 हो गया, तो देखिए अभी जो बताया ना क्लॉक वाला क्वेश्चन, उसमें क्लॉक प्रॉब्लम में आपको देखना है, छोटा सा ट्रिक आपको बता देते हैं, वो आपको काम देगा। क्या काम देगा ट्रिक आपका, वो ये है कि जैसे मान लीजिए कि घड़ी में बज रहा है 3, इमेज ऑब्जेक्ट में, इधर क्या है ऑब्जेक्ट का टाइमिंग, और इधर क्या लिखेगा इमेज का टाइमिंग। तो मान लीजिए यहाँ 3 बज रहा है, तो आपको कितना बजते हुए दिखाई दिया घड़ी में, 9 बजते हुए दिखाई दिया। अगर घड़ी में बजेगा 4, तो इधर कितना बजते हुए दिखाई देगा, 8। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए कि घड़ी में बज गया आपका 8:20, 8:20 है ना, तो यहाँ कितना बजेगा, 3:40, 3:40। अब आप कहिएगा 3:40 कैसे होगा, तो इसका एक तरीका बता रहे हैं जो ध्यान से देखिएगा। रूल क्या है, जो ऑब्जेक्ट का टाइम है, ऑब्जेक्ट में जो टाइम हो रहा है और जो उसका मिरर इमेज में टाइम हो रहा है, इमेज में जो टाइम हो रहा है, ऑब्जेक्ट का टाइम प्लस इमेज का टाइम, ट्रिक ध्यान रखिएगा, बराबर जोड़ के 12 घंटा 0 मिनट 0 सेकंड होना चाहिए, 12 घंटा 0 मिनट 0 सेकंड होना चाहिए, और नहीं तो 11 घंटा 60 मिनट 0 सेकंड होना चाहिए। मतलब 11 घंटा 60 मिनट मतलब 12 घंटा, और नहीं तो क्या 11 घंटा 59 मिनट 60 सेकंड होना चाहिए। सबका मतलब 12 घंटा, जोड़ के 12 घंटा हो जाना चाहिए। ये क्या है, ये होता है आर, ये होता है मिनट, और ये क्या होता है सेकंड। तो देखिए ये दोनों को जोड़िए, 8 बज गया और 3, 8 3 क्या हो गया 11, दोनों का सम करिए, दोनों को सम कर दीजिए सबसे अच्छा, तो 11:60 हो गया, 11:60 मतलब 12, जोड़ के 12 घंटा होना चाहिए जोड़ के। अब यहाँ भी देखिए 12 घंटा हो रहा है ना, सीधे सीधे यहाँ भी क्या हो रहा है, 9 और 3 12 घंटा हो रहा है। अब आगे क्या है, अब आगे मान लीजिए कि हम इस तरह का क्वेश्चन दे दें कि घड़ी में जो है 7:20 हो रहा है, 7:20 हो रहा है, तो कितना बजेगा आपका वहां पे ऑब्जेक्ट में, तो इमेज में कितना बजेगा, तो 4 बजकर क्या होगा बोलिए
7:20 होगा, 7:20 होगा। तो यहाँ कितना बजेगा? 4:40। 4 बजकर नहीं, 4 बज के नहीं, हाँ सॉरी 4:40 करिएगा तो 40 और 20 60 और 7 और 4 11, तो 11:60। 11 और 60 मतलब क्या? 12 घंटा हो गया। 11 घंटा 60 मिनट, 11 घंटा 60 मिनट, तो क्या हो गया? 12 हो गया, 12 घंटा हो गया। ये जोड़ के 12 आवर किसी तरह होना चाहिए। यहाँ पे भी देखिए, अगर दे दिया जाए, मान लीजिए आपको ये दे दिया जाए कि घड़ी में जो है 8:15 हो रहा है, तो इमेज में कितना बचेगा? तो जोड़ के, अब देखिए मिनट सेकंड सब दे दिए, तो जोड़ के इस फॉर्मेट में आप ला सकते हैं। क्या करिएगा इस फॉर्मेट में लाने के लिए? 11 घंटा 59 मिनट 60 सेकंड, तो क्या बजेगा यहाँ पे? 3:59। यहाँ पे 59 में से घटा दीजिए इसको, तो 59 माइनस 15, 9 में से 5 गया, क्या बच गया? 4, और 5 में से क्या बच गया? 4, तो क्या हो गया? 44। 44 प्लस 15 क्या हो जाएगा? 45, 4 5 9 और 4 1 5, 59 हो गया, और 20 है, तो इसको क्या करिएगा आप? इसको आप कर दीजिएगा 40। तो दोनों को जोड़िए, 40 और 20 60, 59 और 11, तो 11 घंटा 59 मिनट 60 सेकंड। 11 घंटा 59 मिनट 60 सेकंड मतलब क्या? 60 सेकंड मतलब 1 मिनट बढ़ गया, तो ये 60 हो गया, और 60 मिनट मतलब 1 घंटा बढ़ गया, तो 12 बज गया। तो ये ट्रिक है कि इमेज का टाइम और ऑब्जेक्ट का टाइम, ऑब्जेक्ट का टाइम और इमेज का टाइम जोड़ के 12 घंटा होना चाहिए। और 12 घंटा होने के लिए 3 तरीके से 12 घंटा हो सकता है। खाली अगर घंटा दिया हुआ रहे तब, घंटा मिनट दिया हुआ रहे तो, और घंटा मिनट सेकंड दिया हुआ रहे तब भी हम सवाल को बना सकते हैं। तो ये उम्मीद करते हैं आप इसको याद रखेंगे, इसको नोट करिए। देखिए, तो अब क्या है, हम लोग क्या पढ़े? लैटरल इन्वर्शन। लैटरल इन्वर्शन में आप ध्यान रखिएगा, नोट करके आपको ये बात लिखा दे रहे हैं। क्या लिखा दे रहे हैं नोट करके? कि अल्फाबेट्स, वैसा अल्फाबेट्स नॉट शोइंग लैटरल इन्वर्सन, वैसा अल्फाबेट जो लैटरल इन्वर्सन शो नहीं करता है। तो लैटरल इन्वर्सन शो जो नहीं करता उसका नाम ध्यान रखिएगा, है ना? ए हो गया सबसे पहले, बी करेगा, सी करेगा, डी करेगा, ई करेगा, एफ करेगा, जी करेगा, एच नहीं शो करेगा, आई भी नहीं करेगा, जे करेगा, के करेगा, एल करेगा, एम नहीं करेगा, है ना? एन करेगा, ओ नहीं करेगा, पी भी करेगा, क्यू भी करेगा, आर भी करेगा, एस भी करेगा, टी नहीं करेगा, यू भी नहीं करेगा, भी नहीं करेगा, डब्ल्यू भी नहीं करेगा, एक्स भी नहीं करेगा, वाई करेगा। वाई ऐसे अगर लिखते हैं तो नहीं करेगा, लेकिन अगर वाई ऐसे लिखते हैं, सॉरी वाई अगर ऐसे लिखते हैं तो करेगा, लेकिन अगर ऐसे लिखते हैं तो नहीं करेगा। तो इसीलिए इसमें लिखते ही नहीं है वाई हम, ठीक है? तो ये सब वैसा अल्फाबेट है जो कि लैटरल इन्वर्सन शो नहीं करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो आपको प्रॉपर्टी बताया गया प्लेन मिरर का और इमेज फॉर्मेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब को आप ध्यान रखिएगा, और कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं इमेज, इस पे बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको डिफरेंट बुक्स में मिलता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे तो बताएंगे प्लेन मिरर का फील्ड ऑफ विजन और वेलोसिटी ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट अगले लेक्चर में चर्चा किया जाएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, जो समझ में आए तब भी बोलिए, नहीं समझ में आए तब भी बोलिए कि हम यहाँ पे नहीं समझे, ठीक है? समझ में आए तो बोलिए समझ गए, बोले ही आपको कमेंट करने के लिए, हम तो चेक भी करेंगे कमेंट। और उसके बाद अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं, जो भी आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आपको बताया जाएगा, ठीक है? थैंक यू।